चलो आकाश जी, जी सर। आपका स्वागत। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे एक बात बताइए, आप ऐसी क्या योग्यताएं हैं आप में, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज कि आपको आरएएस के लिए, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, प्रशासनिक सेवा के लिए चयन किया जाए? क्या खूबियां हैं आप में, क्या विशेषताएं हैं? व्हाट आर योर पॉजिटिव एंड प्लस पॉइंट्स? जी सर। सर, जब से मैंने दुनिया को समझना शुरू किया है, मेरे आसपास के लोगों को, उसी समय से हाँ, पहला मेरा ये पॉइंट है कि मेरा हाँ, जो झुकाव है वो जनता की सेवा की ओर है। मैं जब भी किसी ऐसे इंसान को जिसको जरूरत है उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे मदद करनी चाहिए। दूसरा ये पॉइंट है कि जब मैं अपने कॉलेज में था तो उस टाइम पे मैं इन गतिविधियों में, जैसे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की गतिविधियों में रहता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ के जो हमारे जूनियर स्टूडेंट्स थे उनकी हेल्प करना और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तीसरा सर, हमने वहाँ पे एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाया था जिसमें हम 4 लोग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स थे, हमारी एक टीम थी जो एक तरीके से इसी एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में ही काम करती थी। हम कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन करके डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज करवाते थे। इसमें स्पोर्ट्स हुआ करते थे, कल्चरल एक्टिविटीज होती थी। तो ये सब देखते हुए मेरा रुझान जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ा, तो मैंने पाया कि ये जो आपने ये एडमिन। कहा कि आप सेवा करना चाहते हैं। जी सर। सेवा करने के लिए प्रशासनिक सेवा के अलावा भी सेवाएं हैं देश में। जी सर। देश में आप उनके माध्यम से भी सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। क्षेत्र में क्यों? बिल्कुल सर, मेरा मानना यह है कि देश में जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी सेवा जनता की, जो जनता की सेवाओं में है उनका बिल्कुल अच्छा योगदान है, बराबर का योगदान रहा है। बट मेरा ये मानना है कि सर जो प्रशासन है उसकी जो रीच होती है वो बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूँ कि अगर मैं कहीं पे प्रशासनिक अधिकारी की तरह काम करूंगा तो मेरा जो जितने लोगों के ऊपर मैं प्रभाव डाल सकता हूँ वो बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं अपने फील्ड में काम करता तो होता कि मैं 100 लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता, 100 लोगों की मदद कर पाता। लेकिन सर इस प्रशासन में आने से मैं बहुत ज्यादा लोगों मैं को। आपको पूछ रहा हूँ, जी। किस प्रकार का प्रभाव या इन्फ्लुएंस आप डालना चाहते हैं और किस प्रकार की मदद आप जनता को करना चाहते हैं? स्पेसिफिक बताइए, जी सर। स्पष्ट रूप से बताइए कि किस प्रकार का प्रभाव आप डाल सकते हैं। जी सर, मेरा मानना है कि जब मैं मेरा एजुकेशन और जिस तरीके से मेरा एजुकेशन वगैरह रहा हो, तो मेरा मानना है कि एक एजुकेशन जो होता है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो पहला तो सर मेरा ये पॉइंट रहेगा कि मैं एजुकेशन के फील्ड में काम कर दूं। जो हमारा एरिया है उसमें महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है वो काफी कम है, तो और मैंने अपने। आपके एरिया में आपको पोस्टिंग थोड़ी मिलेगी। जी सर। आपके क्षेत्र में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर। आपके क्षेत्र के पाली जिले में नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर, बट सर अगर हम बात करें पूरे राजस्थान की, तो राजस्थान की हर डिस्ट्रिक्ट की यही स्थिति है। तो सर कहानी सेम रिपीट हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो स्कोप मुझे मेरे एरिया में काम करने का है वो स्कोप मुझे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम करने से मिलेगा। तो पहला मेरा पॉइंट एजुकेशन के ऊपर रहेगा। दूसरा मेरा जो पॉइंट रहेगा वो महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर रहेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि राजस्थान एक ट्रेडिशनल और कल्चरल स्टेट है जहाँ पे कहीं ना कहीं ये लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो सर मेरे ये 2 बिंदु रहेंगे जिस। भी वर्तमान में आप अगर देखते होंगे तो महिलाओं के सशक्तिकरण की वजह से बहुत सारी ऐसी समस्याएं परिवार और समाज में उत्पन्न हो रही हैं, होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? सर मेरा मानना ये है कि इसमें 2 रीजन है। पहला तो ये कि जो बैकलेस आ रहा है, जो ट्रेडिशनल जो माइंडसेट है उससे जो बैकलेस आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण से उभरने वाली प्रॉब्लम्स है। बट जो प्रॉब्लम्स जो आ रही है वो पहली तो ट्रेडिशनल माइंडसेट के बैकलेस है, जो ओल्ड तो एज। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि इस देश में महिलाएं शुरू से ही, प्रारंभिक काल से ही, वैदिक काल से ही सशक्त रही हैं। जी तो सर। उन्हें महिलाओं को सशक्त करने की क्या आवश्यकता है? क्या इससे परिवार नहीं टूट रहे? सर मेरा मानना है कि ये सामाजिक समस्याएं नहीं उत्पन्न हो रही? जो सर सामाजिक समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है वो कारण महिलाओं के सशक्तिकरण से नहीं है। जो हमारे संस्कार थे, हमारी सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था थी, उस वो व्यवस्था टूटने नहीं लगी।
संस्कार, सम्मान, आदर, बड़ों के प्रति सेवा भावना, वो सारी बातें कम नहीं होने लगी हैं। सर मेरा मानना ये है कि हमारा जो संविधान है वो सबको बराबर का हक देता है, और जिस परिवार की जो नींव है वो पैट्रियार्कल माइंडसेट मेल डोमिनेशन पे है, वो मैं मानता हूँ कि वो एक संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति हमेशा से महिलाओं को बराबर अधिकार देने की रही है। हम शिव और पार्वती की पूजा करते हैं सर, तो जिसमें ये माना गया है कि शिव जी और पार्वती दोनों इक्वल है, दोनों के पास सेम पावर है, दोनों के पास सेम अधिकार है, और दोनों के तो इसी तरीके से मेरा ये मानना है कि जो हमारा आपने शिव पार्वती का उदाहरण दिया। जी सर। जी तपस्या करने चले गए, हजारों वर्ष तक आए नहीं लौट के, तो पार्वती को बेचारी को कितना कष्ट हुआ होगा। क्या आज की परिस्थिति में ही संभव है? बिल्कुल नहीं सर। ये बट मेरा ये मानना है कि जो वो एक बहुत देखो, आप या तो हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में बोलो। जी सर, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। मेरा सर मीडियम है वो अंग्रेजी रहा हुआ है। अच्छा, गुड। देन यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली। Can you speak fluent English? Yes sir, I can speak in If English. you can speak fluently, then only you should prefer English. Yes sir, I can speak fluently sir. है ना? Yes sir. If you can speak fluently, then you should speak in English only. But I talked to few administrators who already have been selected. They say कि you should try to speak in Hindi, because the people who are taking interviews, they will not fully understand, and some of the members are not fully well equipped with the language, so you should better use Hindi. Now you are of English medium, okay? Yes sir. It's not bad, but if you will be selected, you are going to serve in a rural area. Yes sir. People are not very much known to the language which you prefer English. Yes sir. How you will solve their problems? Sir, first of all, I would like to tell my education. I completed my secondary education from a village only. There I had Hindi language. When I you should reply in concise. Yes sir. Very short. And you should know how to convey yourself in minimum words and specifically summarized manner. That is, मैं ये सलाह भी दे रहा हूँ आपको. I'm advising you because this is mock interview. वहाँ कोई सलाह नहीं देगा आपको, है ना? तो you should be very concise, है ना? Very short answer. The selected words must be used, and you should not say again and again मेरा मानना मेरा मानना. आपके मानने से काम थोड़ी चलेगा, नहीं? Yes sir. So you should be very concise. Yes sir. In your analytical answer. Yes. Your answer must be based on. मैंने उससे शुरू थोड़ी हुआ था, मैंने सोचा कि अभी शुरू नहीं हुआ. अच्छा, मैं इससे ऐसे ही बात कर रहा था. अच्छा सर, ये दोनों सेट. हाँ आकाश जी. जी सर. वो दोनों. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. सर गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. बस अब शुरू करेंगे आकाश जी, है ना? जी सर. बस अभी सर आपसे थोड़ा इनफॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, फिर अभी फॉर्मली हम शुरू करेंगे, मैं कहूँगा. ठीक है. ये सिंगल पे आते हैं सिर्फ आपका और एक ही. अच्छा ठीक. ऐसे चलेगा ना. हाँ आर कुमार सर. जी जी. शुरू करें सर. अभी लोहिया सर जुड़ गए हैं, देखिए. जी सर. अतुल लोहिया सर भी जुड़े होंगे. अतुल लोहिया सर अभी आए नहीं है सर. नहीं आ गए होंगे, देखिए उनका लिंक देखिए. नंदू जी बात हो गई है, वो भी हैं. अतुल लोहिया सर ऐड हुए हैं, देखो आ नहीं रहे स्क्रीन. हाँ सर, आपके परिचय में मैं क्या बताऊँ सर. रिसर्च एंड एपीएससी डायरेक्टर रिसर्च. 38 years of experience teaching. लोहिया सर आए नहीं है सर. नहीं आए हैं अभी. नहीं सर.
मैं उनसे बात करता हूँ। बस शुरू करते हैं आकाश जी, है ना? थोड़ा टीवी से जुड़ रहे हैं 2 लोग, जी सर। तो वो एक बार करते हैं, फिर फॉर्मली पूरा शुरू करेंगे। बिल्कुल कूल रिलैक्स, जी सर। बिल्कुल फैमिली की तरह आप रिलैक्स रहिए, और जी सर। फिर लास्ट में हम आपको पूरा डिस्कशन इसका बताएंगे। जी सर। नंदू जी, सर को बोलो कि वो बाकी 2 फाइनलिस्ट को कॉल करें। कितने लोग हुए सर? लोहिया सर वेट कर रहे हैं, आप उनको बोलिए जो आपके यहाँ हैं वो मीटिंग में उसको एंटर करें। तो लोहिया सर वेट कर रहे हैं। हाँ, लोहिया सर वेट कर रहे हैं, आप उनको इंटर करिए। लोहिया सर को इंटर करिए। वो करेंगे सर वहां से। नहीं, आप फोन करेगा। और राजकुमार जी होस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो उसको फोन करके बताइए राजकुमार को इंटर करे। मेरा आगे आगे तो पहले वाले कौन है? हाँ लोहिया सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जी लोहिया सर आ गए हैं। लोहिया सर हैं? हेलो। जी जी हूँ, मैं हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, स्टार्ट कर दिया जाए। और ये आकाश जी हैं। आकाश जी, आप एक फॉर्मल एंट्री करिए सामने से। आप अपने चेयर के पीछे से एंट्री कर सकते हैं। चाहे क्या विश करना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, क्या करना चाहते हैं जो आप उससे स्टार्ट करिए अपना। आकाश जी के पास जा रही है आवाज? हाँ जा रही है। ललित जी आवाज आ रही है? जी जी सर। हाँ तो आकाश जी को बोलिए, आकाश जी को बोलिए अपना वो करें। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए, बैठ जाइए जी, बैठ जाइए। थैंक यू सर। जी सर। हाँ तो ललित सर को बोलिए, सर स्टार्ट करें इनका इंट्रोडक्शन। आई एम डॉक्टर एन के हम लोग उपाध्याय। के बोर्ड के चेयरमैन सर ही हैं। सर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं सर जी। हाँ तो हम लोग के बोर्ड के चेयरमैन सर हैं जी। आई एम डॉक्टर एन के उपाध्याय। गुड आफ्टरनून सर। जी जी सर। सर आप ही बोर्ड के चेयरमैन हैं सर। आज ही आप ही स्टार्ट आप ही कराइए इनका इंटरव्यू। ओके, डॉक्टर एन के उपाध्याय, फॉर्मर डायरेक्टर रिसर्च, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर। नाउ आई शुड स्टार्ट। मैं ये बता रहा था कि हम लोग जो 4, ललित जी हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि जो हम लोग 4 लोग मेंबर हैं, तो हमारे बोर्ड का आज के चेयरमैन सर ही हैं। जी जी सर। उपाध्याय सर ही हम लोगों के बोर्ड के चेयरमैन हैं। जी राइट जी, तो सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू सर ही स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोगों को बोल देंगे, तो हम लोग आगे ले लेंगे क्वेश्चन। जी जी सर, आप ही सर। तो बोर्ड में अभी सर हमारे साथ दिनेश राय सर हैं, अतुल लोहिया सर हैं और उपाध्याय सर हैं, आर कुमार सर दिल्ली से। तो अभी 2 लोग दिल्ली से हैं, आर कुमार सर और अतुल लोहिया सर। और दिनेश राय सर RAS फ्रॉम राजसमंद और उपाध्याय सर हैं। तो शुरुआत उपाध्याय सर से करते हैं।
जी सर। हाँ, आकाश, आकाश जी सर। सुन रहे हैं मुझे? जी सर। आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपका लक्ष्य पूरा हो, थैंक यू सर। आपको आशीर्वाद। थैंक यू सर। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप यू आर इंग्लिश मीडियम, यस व्हाई यू वांट दिस जॉब, व्हाई डू यू प्रेफर दिस जॉब, इस जॉब को आप क्यों प्रेफर करते हैं? जी सर। सर इसके दो कारण है। पहला तो सर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में जो जनता की सेवा में हमेशा से ही एक इंटरेस्ट रहा हुआ है। और दूसरा इसका ये कारण है कि जब मैंने बहुत सारे फील्ड के बारे में जाना और मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे जब इस फील्ड के बारे में पता लगा, तो मेरा हमेशा से एक लक्ष्य रहा था कि मैं जनता की सेवा करूं, जनता के लिए कुछ काम करूं। तो जब उस फील्ड में इस फील्ड के बारे में पता लगा कि इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें जो रिच है, जितने लोगों के ऊपर आप प्रभाव डाल सकते हो वो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। और मैं मान सर एंड What administrative skills you consider in yourself? What positivities are there in your personality that you consider that you are fit for the administrative service? First, sir, I think I have good coordination skills, sir. In my graduation, we used to work in a student activity center where we had a team and kind of we were doing sports. We were kind of conducting sports activities, cultural events in our college. And दूसरा सर ये है कि उसी दौरान मुझे लगा कि मेरे में लीडरशिप स्किल्स भी है। मुझे मेरे जूनियर के साथ में काम करवाने, उनको समझाने में बहुत ही अच्छे से और सॉफ्टली मैं उनसे काम करवा पा रहा था। तो मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप और थर्ड जो है कि वो है आई थिंक मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो ये जो क्वालिटी है वो तीन क्वालिटीज आई थिंक एंड अलोंग Are विद you इट। are you are you in any job at present? नो सर, आई एम नॉट इन द जॉब एक्चुअली। मैं आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं अपने फादर के बिजनेस में उनके साथ में फ्यू वर्ष काम करता हूँ। Okay. Now you let me know if there is any type of problem, or you say, I mean, any type of coincidence happens, any disaster happens in your area. If you will be selected as RAS, what the first step you will going to adopt? Sir, the first step would be after the disaster, I would try to provide the relief measures, sir. Food, health related measures I would like to provide, sir. You might have reading newspapers every day. There are so many disasters and challenges for the administrative officers. What is their prime duty to face that particular disaster or particular problem? Their prime duty is to manage the post effect of the particular disaster, like providing relief, immediate relief. The area where you will be posted, all facilities are not there. So what will be your first step? So my first step would be to the kind of resources, the minimum resources I will have that point of time. I will try to deploy that, and along with it, I will try to coordinate with my seniors and other organization, Yes. non-government organization, to fulfill the gap between what I have as and resources and the resources having in a they are having like NGOs and all. Sometimes in this type of disasters and I mean problems, और मुझे उदय जी के नंबर दिए हैं, उनको कह दो कि आप बताओ कि किस तरह से मुझे डिजाइन करके भेजना है, तो मैं उस हिसाब से बना दूं।
एक बार मैसेज कर लो एक बार कि मैं ये बोल रहा हूँ, ताकि हो सकता है वो अटेंड करना। हाँ, जवाब दीजिए आके। So I was just asking you that sometimes such type of problems come before the administrative officers, that he used to go in stress, in nervousness, and sometimes in political pressure. How you will realize those pressures and stress during that particular challenge? There may be natural disaster, there may be some other type of riots. There are so many problems one has to face. Yes, sir. Sir, I think stress happens because of lack of understanding and assessment of the issue. Wherever I will be posted, I will first assess the situation there, all the disasters happening there. They will have a future record and works there. I will just assess all the available kind of resources I have, and along with it, what kind of disasters my area can face. And I will do my homework before doing anything. So that will reduce the stress amount, and also it will improve my efficiency. You will not get time to manage or to do the homework. You have to take the immediate action. Yes, sir. I will have my team with me. I will coordinate with them. I will assign them all the I will assign them the works, the different work they will be doing, and उसी के साथ में सर मैं उनमें वर्क असाइन कर दूंगा. बाद में सीनियर के साथ में भी कोऑर्डिनेशन रहेगा. क्विकली जितना पॉसिबल हो सकता है उसमें रिलीफ मेजर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे. Can you count certain challenges which can be faced by any of the administrative officer in the state? Can you count 1, 2, 3, 4? In the case of disaster, sir. Which type of challenges an administrative officer may face during his job? आई थिंक सर सबसे पहला जो चैलेंज होगा वो तो होगा रिसोर्स कंस्ट्रेंट. जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स होगी वो बहुत मिनिमम होगा. सेकंड, रिसोर्स कंस्ट्रेंट से जो टाइमिंग होती है, I mean nature of challenges, type of challenges. टाइप ऑफ चैलेंज आई थिंक जो डाइवर्सिटी ऑफ वर्क होगी, जो आप जितने लोग होंगे जिनके साथ में आपको काम करना पड़ेगा वो बहुत ही डाइवर्स होंगे, और जिन लोगों के लिए आप काम करोगे वो भी बहुत डाइवर्स होंगे. उनके बैकग्राउंड डिफरेंट होंगे, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट. उन आइडेंटिटीज के साथ में आपको उनके लिए बेटर उनके अमंग कोऑर्डिनेशन करके सबको आपको सर्विस डिलीवरी एक टाइम पे और एक अमाउंट में आपको प्रोवाइड करवानी है. Now I am going into history. When the civil services were being initiated in India, and by whom? Sir, the initiation of civil services were done by Britishers during the time of Lord Cornwallis. I think I may be wrong. Are you sure? No, sir, I'm not sure. I would like to guess. I think Lord Cornwallis started the process, and the recent foundation of the civil services was built around after the independence. It was built by Sardar Vallabhbhai Patel. When the RPSC was being established in Rajasthan? Sir, I'm sorry, I'm not aware of it. Okay. When the first batch of Rajasthan Administrative Services was commenced? Sorry, sir, I am not aware of it. Sir. I will look into it. पहला बैच कब आया? RS कैडर कब बना? Sir, I have not read it, sir. I would like to read after the interview, sir. I'm sorry, sir. Do you know the constitutional functions of the sub-divisional magistrate? Yes, sir. The constitutional responsibility of a sub-divisional magistrate is to, first of all, he administers revenue functions of the subdivision, and second is he maintains the law and order in the subdivision. Third is he handles the
all other related social and economic development and implementation of these schemes as per the DPSP of the Constitution, sir. Now, tell me, what is the actual designation of SDM? Sir, sub-divisional magistrate. What is the difference between SDO and SDM? Sir, sub-divisional magistrate Is has, the same designation or different two designations? sir, the functions are different. Single officer. No, sir, the functions are different. The same officer can be deployed as a SDM and also as a SDO. Why is being called SDO? SDO is sub-divisional officer. He does not have the judicial functions as in the case of sub-divisional magistrate, sir. Let me know about the administrative setup of district, any of the districts. District administrative setup. Yes, sir. Yes, sir. Like On in the top is district collector. district collector, and then district are divided into subdivisions, and there is subdivisional magistrate, or in some district there is subdivisional officers, and There are after few more in between collector and the SDM. There are few more channels. yes, sir. After SDM, there is a post of additional district magistrates. And Sir, I'm not aware of it. I think after DM there is ADM, and after ADM there is sub-divisional magistrate. the two type of function a collector, a civil servant has to operate. One is judicial and other is revenue. Yes, sir. है ना? And third is development. And fourth is law and order maintenance and some other disaster management and everything. There are several other departments, but collector is responsible for that. Okay. Yes, sir. So can you just let me know the setup, district setup, administrative setup up to lower level, collector to the lower level. Sir, collector is the topmost collector is the topmost post of a district, and after collector there is ADM. After ADM there is sub-divisional magistrate, and under it there are different tehsils, and tehsildar is there. After tehsildar, revenue. Tehsildar is a revenue administrator, and after tehsildar there is a naib tehsildar, and below naib tehsildar there is a gildavar, and below gildavar there is a patwari. Patwari is the lowest revenue point in the administrative hierarchy. Okay. One more question I want to ask you. Yes, sir. Very general questions I am going to ask you. Very general, and what do we call bank in Hindi? बैंक को हिंदी में क्या कह सकते हैं? I'm not able to recall, sir. I think Sanganak, or I'm not able to recall it, sir. Okay. Okay. Thank you, Mr. Akash. Thank you, sir. ठीक है, आकाश जी, just tell me your subject of graduation. Sorry, sir. Your subject of graduation. Have you Yes, done sir. graduation or BTech? Yes, sir. I have done BTech in mechanical engineering, sir. Achha, you have done BTech in mechanical engineering. Yes, sir. What are you doing right now? Actually, sir, I graduated in 2016. Right now, I am working with my father in the family business for few hours in a day, and along with it, I am preparing for UPSC civil services and Dasan administrative services, sir. What is the nature of business? It's a textile trading cum labor working, sir. It's a textile trading, sir. Textile folding, sir. The last Textile trading. Okay. yes, sir. Textile trading. Yes, sir. And what is your hobby? Yes, sir. My hobby is playing volleyball
and stock market and documentaries and short films. Playing Volleyball. volleyball. Yes, sir. And second, Stock market, sir. stock market. Yes, sir. Okay, fine. Just tell me what is the main reason behind this contradiction of stock market behavior? One side, Bombay Stock Exchange index of sensitive index related with Bombay Stock Exchange is rising, and economy is dipping around 23.9%. What is this contradiction all about? Sir, there are few points I would like to mention here. First is Bombay Stock Exchange or any stock exchange does not fully, completely reflect the reality of the economy, because in the stock market there are few players like 1% or below 1% of the population participate in the stock market, and there are different reasons behind really in the stock market, like sentiments of the people. If there is liquidity in the Indian economy, or there is general budget coming up, it does not matter the underlying ground reality of the economy. But if there is a confidence in an investor, he would like to buy a share, and the rally will go on, and it will boost up. So, sir, I think the percentage of the people who are investing in the stock market are very less. So it does not reflect the reality of the economy. Sometimes when According to you, these people who are investing in stock exchange are very rich. no, sir, They I are don't not think, affected by they are not affected by corona. they are affected by corona definitely, but the percentage of the people who are investing in the stock market, including the small investors, are very few, like 1% or 2% of the whole population. Who are investing? I'm just I have interest to know who are investing, and because of these investments, the stock exchange is rising. The investors are in different. They are from different categories. Like small investors are there who is You have not investing. read, actually you have not read it. Well, you have not read the reason behind the rising indexes in both National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. You are just guessing. Yes, sir, I am, sir, trying to point the contradictions between real economy and stock market. Just tell me what is the reason? What is the recent reason? Yeah, any observation, any articles, any news came in newspaper or television regarding causes behind this rise of Bombay Sir, Stock Exchange Index and National Stock Exchange Index? the first point is after the lockdown, China emerged as a China's growth story is very good. China is getting on the track. So and also in the US market there is a liquidity. Fed is pumping up the liquidity, and in India also, Reserve Bank of India has taken huge measures to boost up the liquidity, and government has come up with different proposals to boost the Why is economy. the prices of gold are rising? Okay, with extraordinary prices. What is the reason behind rise of gold price? Yes, sir. Sir, during the lockdown phase, the stock market crashed, and due to crashing of the stock market, people were buying more and more gold so that they can hedge against the crashing stock market. So the gold is very much. And what are the reason behind this decline of 23.9% of GDP? Yes, sir. The reason behind the decline of quarter GDP is mainly coronavirus pandemic, and second is India. There is a global slowdown before pandemic also. So then, the cumulative effect of coronavirus pandemic and the decline in the global economy. There was a slowdown in the global economy before the pandemic also. So combined effect of which we have got around minus 23% growth rate. ये तो बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन हुआ। ये तो हर आदमी जानता है। बहुत इसके लिए तो कोई इकोनॉमिक्स या स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सामान्य सी बात है कि कोरोना पेंडेमिक है, इस कारण से आप कुछ उसके अंदर की बात बताइए जो आपने कुछ देखा हो, कुछ इसको समझा हो। There are few reasons कोरोना behind में it. क्या कम हो गया है, कोरोना में क्या गड़बड़ हो गया है जिसके कारण से 23.9% का डिक्लाइन आया। Yes, sir. First is the issue of migration. The MSME sector is not doing good.
Please सेकेंड reply in Hindi. Please reply in Hindi when board asks question in Hindi. When board asks question in English, you can reply in English. सर पहला इसका रीजन ये है कि माइग्रेशन की वजह से जो लेबर शॉर्टेज हुई उसकी वजह से एमएसएमई सेक्टर में बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला है। सेकंड सर ऑटो सेक्टर है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से और प्लस जो BS6 मेजर्स और साथ में जो राइज इन कॉस्ट हुई है उसके वजह से जो जो और सर जो चाइना मार्केट है जो 10% ऑफ दी टोटल ऑटोमोबाइल मार्केट है उसमें बहुत ही मंदी देखने को मिली है। उसकी वजह से सर जो टोटल एक चीज बताइए, कल एक AGR का इशू न्यूज़पेपर में था, परसों सुप्रीम कोर्ट ने, आप चूंकि टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, ये AGR का मीनिंग क्या है, ये क्या इशू है ऑल अबाउट, ये इशू है क्या? सर ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का इशू है जो टेलीकॉम सेक्टर है वो ये टेलीकॉम कंपनीज कह रही थी कि हम कोर सेक्टर में जो हमें रेवेन्यू होता है उसके ऊपर ही हम देंगे टैक्स देंगे, और जो गवर्नमेंट कह रही थी वो आपकी कोर एक्टिविटीज प्लस नॉन कोर एक्टिविटीज जो होती है उन दोनों में जो इंटरेस्ट लगा है, पेनल्टी लगी है और जो लाइसेंस की फी है वो आपको देनी पड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सर वर्डिक्ट जो है गवर्नमेंट के फेवर में दिया है। तो 2005 से लगा के 2015 तक का जितना भी इनका ग्रॉस रेवेन्यू बन रहा था, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो हुआ था वो उनको पे करना है सर। अच्छा एक चीज बताइए, ये अभी जो जैसे पहला एक आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1.0 आया था, अब दूसरा 2.0 की बात की जा रही है, ये 2.0 में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आप क्या सजेशन देंगे? सर अच्छा 2.0 में सरकार ने पहले में लगभग 5 पिलर थे उसमें सब कुछ कवर किया था, बट अभी एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको हम देखा है कि वो एक एज की तरह काम कर रहा है, बाकी सारे सेक्टर ठप हो चुके थे, एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जो 3% से बढ़ रहा है। तो मैं मानूंगा कि अभी कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज्यादा से बूस्ट मिले। सेकेंड सर मेरा ये रहेगा कि जो अननेसेसरी ये सर पॉलिसी प्लस सोशल ऑब्जेक्टिव भी है कि जो अननेसेसरी माइग्रेशन जो लोगों को लेबर शॉर्टेज का और ये सब इश्यू हुए उसको सेटल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिसकी वजह से वापस लेबर जो है वो अपने वापस उस जगह पे चले जाए जहाँ पे वो काम कर रहे थे। थर्ड पॉइंट सर MSME को जोड़ना चाहूंगा। MSME के ऊपर हमको बहुत अच्छे से फोकस देने की जरूरत है क्योंकि सर वो एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन उसका ह्यूज है, उसके अलावा उसका एक्सपोर्ट एंड इकोनॉमी में ओवरऑल उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है सर। Okay. Tell me something about mechanical engineering. Have you confidence regarding the content of mechanical engineering? Yes sir, I have confidence. I will try to answer sir. तो कैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है उसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कैसे यूज करेंगे अपने एरिया में? यस सर, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो हमको काफी सारी चीजें सीखने को देती है सर। पहला पॉइंट ये है कि इंजीनियरिंग में जैसे ऑटोमोबाइल हो गया या कोई भी चीज खराब हो गई तो हम उसके ऊपर एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करते हैं और हम टाइमली डिलीवरी के ऊपर फोकस करते हैं कि हम एफिशिएंसी उसकी कैसे इंक्रीज कर सके। तो वो का वो वर्क जो होता है वो सर एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी जरूरत है। सेकंड से पॉइंट ये है कि हमारे जो सब्जेक्ट हुआ करते थे उसमें ऑपरेशन रिसर्च हुआ करता था, ऑपरेशन मैनेजमेंट हुआ करता था, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हुआ करता था। तो सर रिसर्च और मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स है जिसमें रिसर्च में डिस्ट्रिक्ट में अगर पोस्टिंग है तो वहाँ पे रिसर्च की जा सकती है, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लिटरेसी और सर जो मैनेजमेंट है वो उसका प्रैक्टिकल ऑलरेडी एग्जांपल बताइए जो ऑलरेडी यूज में हो और आप उसको और अच्छा करेंगे। कोई ऐसा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड कोई गवर्नमेंट का स्कीम है जो राजस्थान में ऑलरेडी यूज में है? यस सर, आई वुड लाइक टू टॉक ऑन दी सर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर ही बात करना चाहूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सर जो CEPT के प्लान है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान, उनको और अच्छे बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड जैसे GLD जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इस फील्ड में जो पॉल्यूशन कंट्रोल के फील्ड में ओवरऑल राजस्थान के लिए जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है वो बेटर काम कर सकता है। अच्छा, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के लिए भी कुछ हो रहा है क्या? यस सर, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए भारत सरकार की भी बहुत सारी स्कीम्स है। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एक स्कीम है सर, उसका पूरा एग्जैक्ट नेम नहीं याद आ रहा है, बट सर वो स्कीम जो है वो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फील्ड में ही है जिसमें ट्रैक्टर्स जो है वो हो गए, उसके साथ में और भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हो गए, उनकी इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट करना, साथ ही साथ में नंबर ऑफ पीपल जो यूज करे, फार्मर्स यूज करे उसको बूस्ट करना, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करवाना और साथ में क्लस्टर्स बिल्ड करना ताकि सर शेयरिंग हो सके एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स की। तो ये एक चीज बताइए, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये इंटरनेट ऑफ थिंग का कैसे यूज किया जा सकता है? यस सर, सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मशीन्स होती है उसमें सर ये मशीनरी और मशीन इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली सर जो होती है
वो गिविंग दी कॉग्निटिव पावर टू अ मशीन, तो मशीन को कॉग्निटिव पावर देना इसमें बताया गया है। तो जो जो रोबोटिक्स फील्ड होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कई हद तक काम करता है, जिसमें जो रोबोट होते हैं और जो मशीन, एक रोबोटिक मशीन है जिसको कॉग्निटिव पावर दी जाती है और वो एक इंसान की तरह काम करने लगता है। दूसरी दूसरे सर बाकी सारी जो मैकेनाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो एफिशिएंसी है और जो टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग में कंज्यूम होता है उसको बहुत ही हद तक रिड्यूस किया जा सकता है सर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है जिसमें जिसकी वजह से जो ऑल दी इक्विपमेंट जो भी जितने भी इक्विपमेंट होंगे एक प्लांट के अंदर और किसी भी फील्ड में उसको सर वो ऑटोमेटिक किया जा सकता है और वो कमांड चैनल को इंक्रीज किया जा सकता है और टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये सर इनका वॉलीबॉल हॉबी है और बाकी ठीक है, ठीक है, बोलिए सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। आकाश, यस सर। सुन रहे हैं मुझे? यस सर, बिल्कुल सर। वॉलीबॉल हॉबी है आपकी, थोड़ा सा मुझे बताएं कि वॉलीबॉल इंडोर गेम है आउटडोर गेम है? सर वॉलीबॉल एक इंडोर गेम है। इंडोर गेम है। कब शुरुआत हुई थी इस गेम की? सर एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं गैस करना चाहूंगा। कीजिए। सर अराउंड 1885 में इस गेम की शुरुआत हुई थी, अमेरिका के अंदर इस गेम की शुरुआत हुई थी। जो जिन्होंने की थी उनका नाम भूल गया, बट ये सर। यस सर। जी 1895 में मैसाचुसेट्स से शुरुआत हुई थी। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, ये वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में क्या डिफरेंस होता है? बास्केटबॉल ऑलरेडी खेला जाता था तो वॉलीबॉल की क्या जरूरत पड़ी थी? सर बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में डिफरेंस बहुत है। जो बास्केटबॉल ये है कि उसमें कोर्ट बड़ा होता है और लोगों में एक हाइट जो होती है वो एक बड़ा इसमें क्राइटेरिया रहता है और साथ में इसमें बहुत ही ह्यूज एनर्जेटिक लोगों की जरूरत पड़ती है। वॉलीबॉल एक ऐसी है जिसमें आप कहीं पे भी खेला जा सकता है सर। तो इसके बास्केटबॉल के लिए कोर्ट की जरूरत होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है। और सर वॉलीबॉल के लिए कहीं पे भी सर आप नेट लगा के शो कर सकते हो, किसी भी तरीके का खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका कहना है कि वॉलीबॉल में कम एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए पसंद है ये गेम आपको? नहीं सर, ये कहीं पे भी खेला जा सकता है, अपनी एज ए हॉबी भी खेला जा सकता है। और जो बास्केटबॉल रहता है उसमें सर काफी सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, जगह की भी जरूरत पड़ती है। तो सर हर जगह पे ये खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए अलग से कोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो सारी बातें रहती है। ऐसा तो नहीं है कि आप व्यक्ति हैं इसलिए वॉलीबॉल को चुना है आपने बास्केटबॉल की जगह? जी सर, सॉरी, मुझे मैं सुन नहीं पाया सर आपको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी कम एनर्जी वाले व्यक्ति हैं इसलिए आपने वॉलीबॉल को चुना है बजाय बास्केटबॉल? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बास्केटबॉल भी सर मैं खेला करता था मेरे कॉलेज के टाइम में, जब हॉस्टल में जो बास्केटबॉल कोर्ट था उसमें मैं ये मानूंगा कि मैं उस दौरान से 60% बास्केटबॉल को टाइम दिया करता था और 40% वॉलीबॉल को दिया करता था। बट अभी जो है सर आसपास में वॉलीबॉल जो है वो कोर्ट बहुत इजीली अवेलेबल है, तो मैं सर अभी वॉलीबॉल ही खेल पा रहा हूँ सर। मौका मिलेगा तो सर मैं बास्केटबॉल भी खेलना चाहूंगा, ठीक है सर। चलिए मुझे ये बताइए कि जो वॉलीबॉल का नेट होता है वो हाई नेट होता है, तो जमीन से कितनी हाइट होती है उसकी नेट की? जी सर, जमीन से सर इसकी नेट की हाइट सर अराउंड सर 2.7 मीटर के अराउंड होती है सर। एग्जैक्टली फिगर नहीं, बट 2.7 मीटर के अराउंड से इसकी हाइट होती है सर। कंफर्म नहीं है आप? 100% श्योर नहीं है सर, बट अराउंड इतनी होती है सर। अच्छा अच्छा, जब एक टीम दूसरी टीम को बॉल ट्रांसफर करती है कितने टचेज अलाउ होते हैं उसमें? सर इसमें 3 टचेज अलाउ होते हैं। 3 टच होते हैं? जी सर, 3 टचेज अलाउ होते हैं। एक टीम फिर एक ही कर सकता है 3 टच या अलग अलग प्लेयर 3 टच करते हैं? बिल्कुल सर, एक प्लेयर एक ही टच कर सकता है और टोटल जितने भी प्लेयर्स हैं वो मिलकर 3 टचेज कर सकते हैं सर इस बॉल के ऊपर, जिसमें सर ब्लॉक इंक्लूडिंग नहीं है। अगर आप ब्लॉक कर रहे हो तो वो आपके टच में काउंट नहीं होगा सर। ओके अच्छा, ये बताइए कि वॉलीबॉल से कौन सी 2 क्वालिटी आपने सीखी है जिनका एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होगा? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो टीम कोऑर्डिनेशन होता है, जो टीम के साथ में खेलना होता है और टीम की बातों को सुनना होता है, अपने साथ में जो खेल रहे हैं उनकी बातों को सुनना, समझना और उस हिसाब से एक टीम में काम करना, ये जो टीम प्लेयर की जो बात है वो मैंने इस वॉलीबॉल से सीखी है।
सेकंड सर ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो होता है, आपके आपके आपकी उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, आपके आपके साथ वाले भी काम कर सकते हैं इसमें, आप में हो सकता है कि आपके कोई ब्रदर भी आए इसमें काम करने के लिए, तो आप कैसे आप इम्पार्शियलिटी रखोगे, किस तरीके से आप उन लोगों के बीच में बाकी लोगों के मध्य ट्रस्ट जो है वो बरकरार रखोगे, ये सारी जो क्वालिटीज है वो सर मैंने इस वॉलीबॉल के दौरान सीखी है सर, जो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में इन्हीं। जी सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये बताएं मुझे थोड़ा सा, मैं यहीं से चलता हूँ आगे। राजस्थान में अभी पिछले 2-3 महीने से सरकार के बीच में बड़ा कोऑर्डिनेशन का अभाव दिख रहा था, तो क्या आपको लग रहा है कि उनमें टीम मैनेजमेंट की क्वालिटी नहीं थी सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में? जी सर। सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो सीएम और डिप्टी सीएम है, उन दोनों को अपने अंदर अपने साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सीएम को डिप्टी सीएम की सुननी चाहिए, और अगर ये सुनना और ऐसा नहीं सुनेंगे वो, तो ये होगा कि उनमें एक प्रोटेस्ट धीरे धीरे वो डेवलप होगा, रिजनमेंट डेवलप होगा, डिसकंटेंट डेवलप हो जाता है। तो सर ये यही कारण रहा है कि इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, और उनको जो स्पेस दिया जाना चाहिए था अपने सीएम डिप्टी सीएम को, वो स्पेस कहीं न कहीं सीएम ने उनको नहीं प्रोवाइड किया। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका डिवीजन और बाकी जो वर्क का डिवीजन वो प्रॉपरली नहीं हुआ, कहीं कहीं कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट का अभाव था, और उनको लगा कि जो कहीं कहीं पार्शलिटी वाले किया है, तो इन सब कारणों से उन दोनों के मध्य में रिजेंटमेंट हुआ, और इस क्राइसिस से राजस्थान को गुजरना पड़ा सर। आपका ये कहना है कि सीएम ने उनके साथ पार्शियलिटी की, ऐसा नहीं लग रहा है कि डिप्टी सीएम की ज्यादा महत्वाकांक्षाएं थी, इस वजह से ये विवाद हुआ था? सर ये विवाद जो हुआ है उसमें से महत्वाकांक्षा, भले ही कोई भी किसी भी इंसान हो, उसकी महत्वाकांक्षाएं रहती है, परंतु ये महत्वाकांक्षाएं कैसे आप सरकार में काम कर रहे हो, आप एक जनता के सेवक हो, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को किस तरीके से आप एक सीएम के साथ में जो कि स्टेट को लीड कर रहा है उनके सामने रखते हो, और सीएम किस तरीके से आपकी महत्वाकांक्षाओं में जिन जिन बातों को वो फुलफिल कर सकते हैं उनको वो फुलफिल करते हैं, और किन बातों को वो नहीं कर सकते वो आपके सामने रखते हैं। तो ये कहीं न कहीं सर कोऑर्डिनेशन का है जो अभाव है, और उनकी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था उसमें कहीं न कहीं ये लैक्यूनस रहे होंगे, उन्हीं कारणों से सर ये पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है सर। अच्छा, तो इसी इशू में गवर्नर और सीएम के बीच में भी बाद में विवाद हो गया था विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए। जी सर। सीएम कई बार सिफारिश कर रहे थे कि सत्र बुलाया जाए, और राज्यपाल ऐसा नहीं कर रहे थे। थोड़ा सा मुझे बताएं कि राज्यपाल किस शक्ति के तहत ऐसा कर रहे थे? जी सर, जो राज्यपाल कर रहे थे वो, उनको जो शक्ति थी वो ये है कि एक नोटिस का पीरियड होता है, वो नोटिस आप दीजिए, उसके बाद में असेंबली को कन्वीन किया जा सकता है। बट मेरा मानना है कि मेजोरिटी गवर्नमेंट है, और साथ में सर जो गवर्नर है, जो आर्टिकल हमारा 174 है उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो गवर्नर होगा वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उन्होंने रेबिया जजमेंट और अरुणाचल प्रदेश की क्राइसिस के टाइम के जो जजमेंट्स दिए थे उनमें भी यही बात मेंशन की गई है कि जो गवर्नर है उनको जब तक मेजोरिटी गवर्नमेंट है, जब तक सरकार कॉन्फिडेंस में है, सरकार में मेजोरिटी है, तब तक वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही काम करेंगे। और जो अननेसेसरी अगर डिले हो रहा है तो मेरा मानना है कि जो एक कोऑर्डिनेशन है उसमें कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है। तो ये सर प्रॉपर तरीके से संविधान और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का, अगर जजमेंट्स का पालन किया जाए तो इन सब चीजों को अपन हटा सकते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि गवर्नर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का सही ढंग से यूज नहीं किया उस मैटर में? सर गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो थे उसका उन्होंने जो कहा था वो रूल्स जो थे, असेंबली रूल्स जो होते हैं उनके तहत कहा था कि इतने टाइम का जो उन्होंने जो नोटिस पीरियड के लिए टाइम बताया था वो टाइम बिल्कुल उनकी पावर के अंडर आता था। तो सर जो उनकी ये पावर में था वो उन्होंने किया। और अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो गवर्नर का ये रोल होता है कि वो बेटर कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ में करे, और स्टेट में कुछ भी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो तो उस टाइम पे उनके पास में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं जिनका यूज करते हैं। इस केस में सर उन्होंने जो एक इमरजेंसी में पावर्स होती है उन्हीं पावर में से यूज में लेके उन्होंने ये सरकार को कहा था कि हम अगस्त में 15 अगस्त तक में असेंबली को कन्वेंट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर।
फेसबुक को लेके इशू चल रहा है हमारे देश में, हेट स्पीच, जी सर। और पार्लियामेंट्री कमेटी ने फेसबुक के जो भी इंडिया के हेड हैं उनको जवाब तलब के लिए भी बुलाया है। जी तो सर। सर बताइए मुझे क्या है ये पूरा issue? सर ये मामला हेट स्पीच का है। जो लोग फेसबुक जो है उनके मैनेजमेंट ये कह रहे हैं कि हम जो पोस्ट आती है उसके ऊपर हेट स्पीच की के रिलेटेड जो पोस्ट आती है उसको हम हटाने में जो ये सरकार की है जो वो इतनी अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं उनके साथ में करेंगे, उतनी हेल्प नहीं करेंगे जितनी की जानी चाहिए। तो सर मेरा ये मानना है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है उस एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने के लिए, हेट स्पीच सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें कई जाने भी गई है, तो इन सब को हैंडल करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को ये अधिकार दिए जा सकते हैं और दिए भी गए हैं कि वो एक फेसबुक के साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करे। और अगर जो एक ये प्लेटफॉर्म है अगर ये कहीं न कहीं अगर उनको पार्लियामेंट में उनको समन किया जाए और उनके साथ में बातचीत और नेगोशिएट किया जाए कि किस हद तक आप अपनी जो इंडिपेंडेंस जो है आप उसको भी बरकरार रख सकते हो और साथ में हेट स्पीच के रिलेटेड आप इंटरनल क्या क्या मैकेनिज्म कर सकते हो जिससे इस हेट स्पीच वाले मुद्दे को कम किया जा सकते हैं और आप इस रिलेटेड जो पोस्ट आती है उसकी फिल्टरिंग की जा सकती है। ये सब पार्लियामेंट में जो कमेटी है उसको उनको फेसबुक के मैनेजमेंट को। एक लास्ट प्रश्न मोदी जी, मेरी तरफ से एक लास्ट प्रश्न, हेट स्पीच को डिफाइन कीजिए एक लाइन में, हेट स्पीच क्या होती है? हेट स्पीच एक किसी भी तरीके की स्पीच हो सकती है, बात हो सकती है जिसमें जो आगे वाले जो एक किसी पर्टिकुलर सेक्शन जो है पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट हो सकती है, किसी धर्म के अगेंस्ट, किसी जाति के अगेंस्ट हो सकती है, जिससे जो लोगों के अंदर रिजेंटमेंट रहता है और कहीं न कहीं वो अगर हिंसा का रूप ले लेती है, तो ऐसी बातें जो इस दिशा में दी जाती है उनको हेट स्पीच कहा जाता है। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर। दिनेश सर। हाँ, सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आकाश आ रही है तुम्हारे तक? जी सर। आकाश, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुमने मास्क नहीं पहना है। जी सर। कुछ बताना चाहोगे क्यों नहीं? सर अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी सांसें भी थोड़ी तेज है और साथ में सर एयर भी निकल रही है, तो अगर मैं मास्क पहनूंगा तो सर मेरे जो आई ग्लासेस है उसके ऊपर सर वो वेपर फॉर्मेशन हो जाएगा, मुझे दिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसी कारण से मैंने सर मास्क नहीं पहना। फिर तो मतलब ये है कि ऑफिस में जब बैठोगे तो मास्क नहीं पहनोगे? सर बिल्कुल ऑफिस में बैठेंगे और जब हमारे से मिलने के लिए आएंगे उस समय भी मास्क पहनेंगे और जब हम बिल्कुल ही अकेले होंगे तो सर इसमें ये है कि हमारा खुद का भी बचाव करना है और आने वाला का जब हम संपर्क में नहीं आ रहे तो उस समय पे हमें, मैं मानता हूँ कि मास्क पहनने की थोड़ी कम आवश्यक। अच्छा, आप पाली डिस्ट्रिक्ट से हो? आपकी मैं प्रोफाइल देख रहा था, आप पाली डिस्ट्रिक्ट से हो और पाली में आप बाली ब्लॉक से हो। जी सर। पाली ब्लॉक आई थिंक गोडवाड़ में आता है। जी सर। क्या क्या एरिया है गोडवाड़ का? सर गोडवाड़ में जो पाली डिस्ट्रिक्ट का साउथ का जो एरिया है वो और कुछ एरिया जालोर और सिरोही के जो एरिया है उन सबको मिला के सर गोडवाड़ कहा जाता है, जहाँ पे गोडवाड़ जो है वो भाषा यूज में ले जाती है जो मारवाड़ी की एक सब डायलेक्ट है। ये आपके आसपास कहीं सादड़ी भी हैं? जी सर, सादड़ी। क्यों है चर्चा में वो? सर नहीं सर इसके बारे में मुझे अभी तक अवेयरनेस नहीं है। ओके, कोई नहीं। ये आपने जो सर्विस प्रेफरेंस लिखी है उसमें 5th प्रेफरेंस में AEO लिखा है, ये कौन सी सर्विस है? सर ये सर एक्साइज ऑफिसर की जॉब है, उसको मैंने से लिखा है। अच्छा, आपका फॉर्म इसमें था नहीं, पर ये इस तरह से ये सर्विस होती नहीं है। आपने लिखा है कि संजीव चतुर्वेदी आपके आदर्श व्यक्तित्व हैं। जी सर। ऐसा क्यों है? सर मुझे लगता है कि सर उनमें जो क्वालिटीज है उन्होंने मुझे कई हद तक मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान इंस्पायर किया है। तो उनमें ऑनेस्टी है, इम्पार्शियलिटी है और एक सर कमिटमेंट है उनके अंदर जनता की सेवा करने का। और चौथा पॉइंट ये है कि उनमें सर ये एक कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा है क्योंकि उनका जो
कैरेक्टर और बैकग्राउंड है बहुत ही स्पष्ट और अच्छा, क्लियर क्या है। सीख लिया आपने? दो बातें बताओ, सिर्फ दो बातें जो सीखी हैं। सब पहली सर ये है कि वो फियरलेस है अपने जब और वो कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ है उसके तहत चलते हैं। दूसरी बात ये है कि सर उनमें अच्छी लीडरशिप स्किल है, वो अपने आसपास के लोगों को भी बहुत अच्छी हद तक प्रभावित कर लेते हैं। तीसरा है सर उनके अंदर इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी है। चलिए ठीक है, ठीक है। जी सर। अभी अभी लॉकडाउन के दौरान हमने देखा, लॉकडाउन ओपन हुआ और नरेगा स्कीम अपने आप में जो है बहुत बड़ा एक रोजगार देने में आगे आई है। तो जी सर। आपका जो बैकग्राउंड और आपका जो ये आपने बताया टेक्सटाइल बिजनेस में आप कहीं ना कहीं फादर के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अगर आप आरएस ऑफिसर बने और आपको वीडियो सर्विस मिली तो नरेगा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? सर मनरेगा के लिए अच्छा अगर मुझे वीडियो सर्विस मिलती है तो मैं चाहूंगा कि जो मनरेगा के अंदर किसी भी गांव में जो भी काम हो रहा है वो काम इस तरीके से हो कि उन असेट्स का यूज हम आगे कर सके। जैसे तालाब बनवाना या स्कूल बनवाना या एग्रीकल्चर में अगर हमको लेबर की शॉर्टेज है तो हो सकता है कि उनसे बात की जाए मनरेगा जो है कर्मी से कि वो एग्रीकल्चर में भी अपनी भूमिका निभा सके। और दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि जो डिले हो रहा है पेमेंट में जिसकी वजह से जो एक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है उसमें जो प्रोसेस में है तो उसको स्ट्रेंथन किया जाए और जल्दी से जल्दी कैसे इनको करेंगे? टेक्निकली आपने कहा कि पेमेंट डिले हो रहा है, मैं कहता हूं पेमेंट डिले नहीं हो रहा है। राजस्थान की कॉन्टेक्स्ट में देखें, T+8 में लगभग 99% जो है वो पेमेंट हो रहा है। पेमेंट डिले तो राजस्थान में नहीं हो रहा है। सर पूरे राजस्थान की अगर ओवरऑल बात करें तो मुझे लगता है कि पेमेंट डिले नहीं बट कहीं न कहीं अवेयरनेस की कमी और जो लोगों को अपने बैंक अकाउंट और खाता संचालन के लिए जो समस्याएं को होती है उसकी वजह से सब हो रहा है। और बाकी सर जो सुविधाएं है उनको गांव में अलग अलग कॉर्नर्स में दी जा सकती है। अलग अलग दूर दराज के जो गांव है वो जो है वो उनको पैसे वापस निकालने में दिक्कत होती है। तो उस तरीके से कोई एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें उनको घर बैठे ही वो जो मनरेगा का पैसा है टाइम पे उनके अकाउंट में आए और उनको वो से डिलीवर किया जा सके। आपने ब्लॉक लेवल पे देखा एक पोस्ट है बीसी की, सॉरी सर बैंक कोऑर्डिनेटर। जी सर, थैंक यू सर। उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या काम करता है वो? सर एग्जैक्टली सर मुझे उस पोस्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं है लेकिन मैं नाम जो है बैंक कोऑर्डिनेटर उस हिसाब से मैं कुछ अनुमान लगा आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बैंक कोऑर्डिनेटर जो है वो आप जो कह रहे हो कि नरेगा का पैसा जो है घर डोर टू डोर मिले, बैंक कोऑर्डिनेटर का काम यही है। जी सर। आप देखिए, आपने मीडियम चूज किया है हिंदी, सही है? जी सर। या इंग्लिश? सर मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है मेंस में और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज में भी मीडियम मेरा इंग्लिश रहा हुआ है। बट सर अभी आरएस इंटरव्यू के लिए क्या है आपका? आरएस इंटरव्यू के लिए सर मेरा मीडियम हिंदी ही है सर। हिंदी है। आप जब जाएंगे फील्ड में तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज पे जो कमांड है उसका क्या फायदा मिलेगा, जबकि हम जानते हैं कि राजस्थान में तो हिंदी भी लोग ढंग से नहीं समझते हैं और उन लोगों को इंग्लिश के आप ऐसे टिपिकल शब्द जो बताएंगे तो उनको लगेगा कि ये तो हमारे संस्कृति से मिला जुला या हमारा अपना ऑफिसर नहीं है। तो फिर कैसे आप जो है अपने आप को प्रेजेंट करेंगे उनके सामने कि उन्हें लगे कि इस ऑफिसर का विश्वास जो है किया जाना चाहिए? सर पहली बात तो सर ये कि मेरा जो एजुकेशन हुआ है टिल सीनियर सेकेंडरी वो हिंदी माध्यम में ही हुआ है। तो सर मुझे हिंदी माध्यम के अलावा जो राजस्थान की लोकल लैंग्वेजेज है उनका भी पूर्ण तरीके से ज्ञान है। तो मैं यही करूंगा कि जो लोग हैं उनके मध्य में उन्हीं की भाषा में उनको बातें समझाई जाए और जो इंग्लिश माध्यम है उसका उपयोग सर मैं कई अपने सीखने के लिए और बाकी स्टेट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनकी नई नई बातों को सीखने के लिए मैं इसका उपयोग में ले सकता हूँ। और बाकी इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेज होगी उनको समझने के लिए उनसे बात करने के लिए मैं सर इस भाषा का उपयोग करूँ। आपका नाम आकाश है, आकाश को राजस्थानी में क्या कहेंगे? सॉरी सर मुझे भी ये ध्यान में नहीं आ रहा। राशिफल में विश्वास करते हैं? नहीं सर मैं राशिफल में विश्वास नहीं करता। अच्छा, जानकारी तो होगी आपकी राशि कौन सी है? जी सर मुझे जानकारी है। क्या कौन सी राशि है आपकी?
सर मेष राशि है। अच्छा अच्छा, एक सिचुएशन है आज मेरे साथ में, बड़ी एक अलग स्थिति पैदा हुई। मेरी अभी 6 बजे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में वीसी थी, यानी वो वीसी अभी चल रही हैं, और दूसरी तरफ मुझे एक वीसी यहाँ पर आपके इंटरव्यू के लिए लेनी थी। आप आरएस ऑफिसर हो, आपके साथ में ऐसा होता है कि 5 बजे आपको ये डिसाइड करना है कि एक वीसी आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो नोडल ऑफिसर है वो लेंगे, जिसमें जिला कलेक्टर भी बैठेंगे, और एक जो है कि इंस्टीट्यूट में आपको इंटरव्यू लेने आरएस जो आप जैसे अभ्यर्थियों के लिए। मैंने आज क्या किया कि मैं वहां से भाग के आ गया ऑफिस से, मैंने किसी को बताया भी नहीं, और मुझे लगता है कि अभी वीसी चल रही होगी और सब मुझे याद कर रहे होंगे। तो आपकी नजर में मैंने कहाँ तक ठीक किया? सर मुझे लगता है कि सर आपका इसमें से 2 बिंदु है। पहला बिंदु सर जो है आपकी जो जिम्मेदारी आप जिस स्कीम का बता रहे हो, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी स्कीम है, और जिस कार्यभार की आप बात कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा कार्यभार है। तो मुझे लगता है कि आपको वो कार्यभार को प्राथमिकता देनी चाहिए। बट अगर आपने इस काम को भी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के काम को भी तवज्जो दी है, तो इसका मतलब है ये है कि सर आपका रुझान जो है आने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को जानने में, उनको कुछ नई बातें समझाने में रहा है। और सर ये कहीं न कहीं जब आप इतने इंटरव्यू लोगे तो उनके दिमाग में भी कुछ बातें रहेगी, आपकी अच्छी जो क्वालिटीज आप बताओगे उनको वो रहेगी, तो वो कहीं न कहीं जो आपका ये जो गैप रह गया है, जो आप ये गैप रह गया, वो गैप वो आने वाले कैंडिडेट्स होंगे वो फुलफिल कर देंगे। और मुझे लगता है कि जब आप कल वापस काम पे जाओगे तो उस काम में जो गैप रह गया उस काम को आप बिल्कुल ही, भले उसमें बहुत समय लगे, आप उसको पूरा कर दोगे। गुड, बट मुझे लगता है कि मैं जब काम पे जाऊंगा तो मुझे चार्जशीट मिलेगी कल। सर मुझे लगता है कि अगर आप उनसे, आपके सीनियर से अच्छे से बात करोगे, समझाओगे उनको आपकी स्थिति क्या थी, क्या रहा था, तो मुझे लगता है कि वो बेटर उस चीजों को समझेंगे, क्योंकि उनका भी रुझान उसी तरीके से रहा होगा, मेरा मानना चाहिए। आकाश, एक सिचुएशन में ये समझता हूँ कि हम जब राजस्थान में काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो टेक्नोलॉजी जो है हमारा सिस्टम पे हावी हो चुकी है, और कोरोना के बाद में तो बहुत ज्यादा जो है ऐसी चीजें सामने आई हैं जिनके लिए कभी कल्पना ही नहीं की थी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू ही सारा जो है, अभी आप जितना भी कन्वर्सेशन है, ऑर्डर है, आप व्हाट्सएप के थ्रू दे रहे हो। कई बार ऐसे कार्मिक होते हैं जिनको 25 साल का अनुभव है, और उनसे जब कहा जाता है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो और आप व्हाट्सएप का यूज करो, पर वो साफ साफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी उस आदेश की पालना नहीं करते। उसको कैसे समझाएंगे आपके उसको व्हाट्सएप यूज करना चाहिए, जबकि उसका एक महीना ही बचा है या 1 साल ही बचा है रिटायरमेंट को? जिन्होंने सर्विस में इतना टाइम बिताया, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा तो सर आगे इसमें रहेगा ही, उनका रिजेंटमेंट रहेगा ही नई टेक्नोलॉजी के साथ में। बट अगर उनको अच्छे से समझाया जाए इस चीज के बारे में, उनको एक पूरा जो ट्रेनिंग का 10 या 15 दिन का जो कोर्स है उसको डिजाइन किया जाए, जैसा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अभी एक मिशन कर्मयोगी कर्मयोगी के माध्यम से शुरू करने जा रही है। तो उस तरीके से जो बहुत समय से सर्विस में काम कर रहे हैं, इस समस्या थोड़ी सी प्रैक्टिकल तब हो जाती है कि वो आके आपकी टेबल पे, आपके चैम्बर में कहता है कि सर मेरा तो 1 साल ही बचा है, अब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो आप? मैं व्हाट्सएप यूज करके क्या करूंगा, मैं रिटायर होने वाला हूँ। अब आपको उससे काम भी लेना है, आपको उसको समझाना भी है, वो आपसे उम्र में भी बड़ा है, आप कैसे संतुलित करके उसको व्हाट्सएप यूज करना सिखाएंगे? एक लाइन में बताएं। तो सर मैं अपनी क्वालिटी जो सिंपैथी और एम्पैथी होती है उनको बात को पूरी तरीके से समझूंगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की नई नई रिक्वायरमेंट है जहाँ पे वो अपना कैसे रोल जनता में को अदा कर सकते हैं इन सब माध्यमों की वजह से, मैं उनको ये अच्छे से समझाऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप यूज करने से कितना एफिशिएंसी के ऊपर फर्क पड़ेगा, कितना आप, तो आपका जो 1 साल बचा है उसमें आप इतना काम करोगे कि आपने 5 साल में जो है वो पेपर वर्क में किया होगा। तो मैं सर उनको इस तरीके से समझाऊंगा ताकि उनके दिमाग में ये बात बैठे कि उनका जो योगदान है वो 1 साल में जब जाएंगे तो इतना अच्छा काम करके जाएंगे कि जिंदगी भर जो बची जो टाइम है उसमें उनको बहुत ही संतुष्टि रहेगी। सर ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्योंकि आरएस के सिलेबस में भागवत गीता है। क्या आपने यथार्थ गीता का नाम सुना है? जी सर, नाम तो सुना है सर।
अगर नाम सुना है तो आप क्या बता सकते हैं कि यथार्थ गीता और श्रीमद् भागवत गीता में क्या अंतर क्या है? जी सर, एग्जैक्ट तो नहीं इसका मैं नहीं अनुमान, बट मैं अगर अनुमान लगाऊं तो सर जो यथार्थ गीता है वो गीता इस है। पे अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आपका जो है RS इंटरव्यू जो एक्चुअल इंटरव्यू होने वाला है वो अच्छा रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू सर थैंक यू। आगे के लिए सर। प्लीज। तो आकाश जी, जी सर। पाली जिले की बाली तहसील जी सर। और पाटुंड गांव आपका, जी सर। के बारे में बताइए, गांव का कोई उपनाम या विशेषता कुछ? सर हमारे गांव में दो विशेषताएं हैं। पहले तो ये है कि हमारे वहाँ पे शीतला माता का एक मंदिर है जो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में फेमस है। और दूसरा जो है हमारे वहाँ पे जो अरावली की है, वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत इको टूरिज्म के जो है स्पॉट्स बने हुए, जैसे हिंगलाज माता का जो मंदिर जहाँ पे आया हुआ है। तो इस तरीके से जो दो विशेषता है, एक तो इको टूरिज्म है और दूसरा जो है कल्चरल, हमारे जो एरिया में हमारा शीतला सप्तमी का जो है वहाँ पे फेयर लगता है। ओके, बाली क्यों प्रसिद्ध है पाली जिले में? सर बाली जो है उसको गोडवाड़ का गौरव भी कहा जाता है, क्योंकि सर यहाँ पे जो ये गोडवाड़ एरिया है उसके जो फोर्ट्स है उसमें से एक बाली में जो फोर्ट है उसकी बहुत ही ज्यादा महत्ता है, उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है और साथ में वो बहुत ही अच्छा फोर्ट है जिसमें टूरिज्म के लिए काम किया जाता है। दूसरा सर ये है कि बाली जो है उसमें विभिन्न प्रकार के सर जो ट्राइबल्स जो है वहाँ पे काफी कि जो उनका नंबर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो एक तरीके से ये उनकी एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रखती है। पूरे पाली जिले में जो है बाली तहसील है वो उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। बाली से कोई राजनीतिक व्यक्तित्व का नाम जुड़ा हुआ है? जी सर, बाली से हमारे जो उपराष्ट्रपति रहे हुए भैरव सिंह शेखावत और जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे हुए वो थे सर। जी, पाली जैन धर्म का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, क्यों? सर जो जैन धर्म के जो मुख्य 5 तीर्थ स्थल है वो पाली में है, जैसे नारलई है सर, नाडोल है, यहाँ पे रणकपुर जैन मंदिर है, मोचला महावीर जी का जो मंदिर है वो है यहाँ पे, और हथुंडी में सर राता महावीर जी का जो मंदिर है वो है। तो सर जो मंदिर जो है वो जैन समाज की बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो इस तरीके से पाली को जैनों की तीर्थ स्थल माना जाता है। तो रणकपुर मंदिरों का निर्माण के बारे में बताइए। जी सर, जो रणकपुर मंदिर है उसका निर्माण महाराणा कुंभा के टाइम पे हुआ था। इसका निर्माण जो है वो जो ओसवाल जैन थे धरण शाह उन्होंने करवाया था और देपाक जो है उसके शिल्पी है। तो 1439 में इसका इसका जो है निर्माण किया गया था। पाली जिले का गठन कब किया गया? पाली जिला सर पालीवाल ब्राह्मणों का रहा हुआ है। तो पाली जो है वो एंशियंट टाइम से ही है, एक 20th सेंचुरी जो 20th सेंचुरी एडी है उस टाइम से ही पाली जो है वो बसा हुआ है सर। और जो अभी प्रेजेंट में जो पाली है उसका जो गठन है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा हुआ है वो सर जब ये जोधपुर स्टेट के अंदर में आया, मारवाड़ राज्य के अंदर आया 1700 में, उस समय पे इसका गठन किया गया सर। अभी ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की मात्रा बढ़ गई, उसके कुछ 1-2 कारण बताएं। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें वर्षा के बढ़ने के 2 कारण है। पहला तो सर जो बे ऑफ बंगाल से जो ब्रांच आ रही है उस ब्रांच ने काफी ज्यादा वर्षा की है। दूसरा ये है कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उस रीजन से, उस कारण से सर नॉर्मली जो डेजर्ट एरिया और हॉट एरिया है वहाँ पे वैसे ही सर जो वर्षा का मात्रा है वो बढ़ रही है। इन्हीं 2 कारणों से सर वेस्टर्न राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है। बस कंपाइल कीजिए। आकाश जी सर, आपने बहुत कुछ सवाल के जवाब तो बहुत अच्छे दिए। एक बातें मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ परामर्श के रूप में। जी सर। एक तो आप बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करें, कम से कम शब्दों में। जैसे मैकेनिकल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे अनिल कुमार जी के द्वारा, अतुल कुमार जी के द्वारा, उसमें कई प्रश्नों में आपने बहुत लंबा विस्तार से तो कहते, लेकिन टू द पॉइंट जो वो पूछना चाहते थे वो आप नहीं पूछ पाए।
वो आप बता नहीं पाए। इसी तरह अभी आपसे राजस्थान पाली के गठन के बारे में आपसे सवाल पूछा गया, तो आपने 12वीं 12वीं शताब्दी की बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक टू दी पॉइंट पूछा था कि वर्तमान पालिका जिले का गठन कब हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार ये दिनेश जी ने, डॉक्टर साहब ने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, उन सवालों के जवाब आपको आते थे, मुझे लगा कुछ के तो, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तार से बताने के बजाय संक्षेप में, कम से कम शब्दों में, कंसाइज वे में आप अपने सवालों के जवाब दें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपने शब्दों को इम्प्रूव करेंगे, अपने शॉर्ट में जवाब देने की कोशिश करेंगे, और तो आपका ज्यादा अच्छा प्रभावी साक्षात्कार हो सकेगा। धन्यवाद। दिनेश सर, थैंक यू सर। एक दिनेश सर, आकाश जी, आप ओवरऑल अगर देखें तो 50 से 65% के बीच में आपका इंटरव्यू रहा है, और मेरे अनुसार जो चीजें निकल कर आई हैं, बड़ी बात यह है कि आपका विजन क्वेश्चन पर क्लियर होना चाहिए। इस वजह से जैसा अभी सर ने कहा कि आपकी जो आंसर की लेंथ है वो बढ़ जाती है, उसको ना बढ़ाएं। जैसे मास्क नहीं पहना तो मास्क पे आपने कहा कि यहाँ ऐसा है वैसा ये है, मुझे पीछे आपके पापा पापा की आवाज आ रही थी, आपके वहां से मुझे साउंड हो रहा था कि पापा पापा पापा, ठीक है, इसलिए मैंने उसको कोरिलेट करके पूछा था कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना। अब चीज ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज व्यवहार में भी आनी चाहिए कि आप जो करते हैं, हालांकि ये सीन वहां पर नहीं होगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि जब आपको नरेगा के लिए कहा तो कहीं आपने गलत फैक्ट प्रेजेंट कर लिया, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं। या तो आपको जानकारी हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश मत करो, अदरवाइज गलत चीज हो जाती है। तीसरा ये है कि यही चीज आपने यथार्थ गीता पे भी करने की कोशिश की, जो अच्छा नहीं रहता, और यही चीज सादरी पे भी आपने ट्राई करने की कोशिश की, जो मुझे लग रहा था कि आप आगे बढ़ रहे हो उस पे। यहाँ पर आपने जो संजीव चतुर्वेदी जी के लिए बात की, वो चीज आपकी क्लियर थी, बट आप उसको लिस्टेड नहीं कर पाए कि उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपने अपने व्यवहार में उतार दी है, वो आपको अभी तक क्लियर नहीं है, तो उस पे आपका क्लियर विजन होना चाहिए। ये तो थी मेरे क्वेश्चंस की बात। चाहे अगर आप व्हाट्सएप की बात करें या जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपसे कहे थे, वो वास्तव में सर्विस आपको पहले है, ये साइड काम जो मैंने आपको बताया वो बाद में भी किए जा सकते हैं। आपका इंटरव्यू मैं 6 बजे बाद भी ले सकता था, लेकिन एक सेंट्रल नोडल ऑफिसर जो टाइम मुझे वीसी के लिए दिया, जहाँ जिला कलेक्टर भी बैठेंगे, मुझे वहां होना चाहिए था। ठीक है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। और लास्ट बात यह है कि जो सर ने पूछी है, लोहिया सर ने पूछी है, तो वो चीजें इस तरह से सामने आई कि जैसे वॉलीबॉल है, जहाँ फैक्चुअल नॉलेज आपका नहीं है, तो कम से कम आप देखें कि जो फॉर्म में आप लिख रहे हैं, फॉर्म में जो फिलिंग हो रहा है डेटा, उस पे तो आपका फैक्चुअल नॉलेज अच्छा हो, करेक्ट हो, एक्यूरेट हो। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छा आपने किया काम, और मुझे लगता है कि आप ऐसे 4-5 और करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जी सर, संक्षिप्त में अतुल सर। जी, थोड़ा सा मैं एक सुझाव इनको देना चाहता हूँ आकाश को। आकाश, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल को कंपेयर किया तो कम एनर्जी की जरूरत होती है, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल लग रहा है कि आप भी खुद कम एनर्जी वाले व्यक्ति, तो बहुत कंपेयर है कि थोड़ा एक हमें ऐसा गेम चाहिए था जो ज्यादा इजीली हम खेल पाए, या जो भी और रीजन है उसके पीछे। विलियम मॉर्गन जिन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी, उन्होंने तर्क दिए थे कि क्यों उन्होंने इस गेम को शुरू किया है। कोशिश करें ऐसी बातें निकालें कि कुछ नेगेटिविटी उसमें ना शो हो आपकी पर्सनालिटी की। जी सर। और 2-3 जगह आपने उसी तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे जब सीएम और डिप्टी सीएम का डिस्प्यूट मैंने पूछा तो आपने उसमें कहा कि सीएम की गलती थी, डिप्टी सीएम की गलती नहीं थी। तो फिर मैंने आपसे वही काउंटर प्रश्न पूछा था कि क्या ऐसा है कि केवल सीएम की गलती थी, क्या उसी तरह से फिर गवर्नर का जब प्रश्न आया तब भी आपने वही किया।
तो पहले जो आप जवाब दे रहे हैं प्रश्न का, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अप्रोच आपकी सिंगल साइडेड हो जा रही है। बाद में फिर अगर हम उसका काउंटर प्रश्न पूछ रहे हैं तो फिर आप चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में ही जवाब आपका ऐसा हो जो बैलेंस जवाब हो। जी सर। ठीक है जी जी। सर। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा आकाश जी, और इन पॉइंट्स को ध्यान रखें। अगला